विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इन्हीं पंक्तियों के साथ उनको हम याद करते हैं। एक लाइन जो उनकी बहुत अच्छी लगी कि मरना सभी को एक दिन, इसमें तो शक नहीं, मरने से पहले मौत को खुद मार कर चलो। इस बीच में हमारे समाज के एक महान व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल राजस्थान रहे, माननीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी का भी निधन हुआ था। हम उन्हें भी इस सेशन में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब हम आगे अपना सेशन आरंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का आउटलुक। आज हम बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ ये जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व इतिहास का तात्पर्य क्या है, विश्व इतिहास हम कब से हमें पढ़ना चाहिए, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है और ये क्यों हमारे लिए आवश्यक है। मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग, बड़ी रोचक सी आपको एक जानकारी दे दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भारत, अमेरिका और इंग्लैंड, अगर इन तीन देशों की जीडीपी का मैं अगर आपको तुलना बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि वो लोग कितने हमसे आगे हैं। भारत की जो जीडीपी है लगभग $2000 से थोड़ा अधिक है प्रति व्यक्ति आय, यानी भारत के प्रति व्यक्ति की जो आय है वो $2000 से थोड़ा सा अधिक है। वहीं अगर इंग्लैंड की बात करें तो $42,000 से अधिक है और अमेरिका की $56,000 से अधिक है। तो अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो इंग्लैंड हमसे बहुत आगे है और अमेरिका उससे भी आगे है। इसका मतलब है कि ये ऐसे ही आगे नहीं आए हैं, इन्होंने पीछे कुछ जरूर ऐसे काम किए जिसके कारण से ये देश इतने अमीर हैं। ये देश इतने अमीर हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने बीच में कुछ जरूर इस तरह के काम किए होंगे, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में, या चाहे और दूसरे क्षेत्रों में। इसलिए इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस हमसे बहुत आगे हैं, बहुत अमीर हैं। बहरहाल उसकी चर्चा हम लोग कभी फिर करेंगे जब इकोनॉमिक हमारा एस्पेक्ट रहेगा। फिलहाल तो हम चर्चा करते हैं कि जो विश्व इतिहास है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तीन चीजें याद रखिए। आमतौर पर हिस्ट्री का जो अध्ययन है, इतिहास को हम तीन भागों में बांटकर देखते हैं। और इंडिया का जब हिस्ट्री हमने डिस्कस किया था तो उसमें आपको याद होगा कि हमने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीन हिस्सों में बांट करके उसका अध्ययन किया था। वो लाइव सेशन आप लोगों ने देखे होंगे। उसी तरीके से अगर हम विश्व को देखें, विश्व के इतिहास को देखें, वर्ल्ड की हिस्ट्री को देखें, तो इसमें भी मोटा मोटा यही डिवीजन रहा है कि एंशियंट समय में क्या था, मेडिवल में क्या था और मॉडर्न समय में क्या क्या चीजें हुई हैं। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें पूरे दुनिया की, तो प्राचीन इतिहास में भारत एक बहुत बड़ी और सभ्यता थी। भारत का इतिहास बहुत समृद्ध था प्राचीन काल में। आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसी तरीके से चीन भी एक बहुत प्राचीन सभ्यता का देश था। चीन के अलावा जिसे हम आज इराक कहते हैं, इराक भी एक बहुत पुराना देश था जिसकी सभ्यता बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। आप लोगों ने जिन्होंने 6ठी-7वीं क्लास में इतिहास पढ़ा होगा, वहां उन्होंने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसी तरीके से प्राचीन यूनान, जिसको आज की डेट में हम लोग ग्रीस बोलते हैं, यूनान बोलते हैं, ये भी एक बहुत प्राचीन सभ्यता का देश था, जिसमें आपने सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, सिकंदर, ये सब का नाम आपने सुना होगा। उसके अलावा रोम की अपनी एक प्राचीन सभ्यता थी। तो कुल मिलाकर के दुनिया की 5-6 प्राचीन सभ्यताएं प्राचीन काल में हमें दिखाई देती हैं। लेकिन यूरोप में, जो आज का यूरोप है, जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, या फिर स्पेन है, पुर्तगाल है, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी उल्लेखनीय चीज़ें नहीं मिलती हैं जो हमें चाइना के बारे में, भारत की हड़प्पा सभ्यता के बारे में, या मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, या फिर यूनान की सभ्यता के बारे में मिलते हैं। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में क्या होता है कि अरब जो है बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हैं। अरब एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हैं और पूरी दुनिया में बहुत सारे हिस्से पर कब्जा करते हैं और एक बड़ी इकोनॉमी स्टेब्लिश करते हैं। आपने देखा होगा कि भारत पर भी अरबों ने आक्रमण किया था। भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को अरबों ने प्रभावित किया, और अरबों ने सिर्फ भारत पर आक्रमण नहीं किया, अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से पर, और उसके अलावा स्पेन और ये जो यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है उस पर भी अरबों ने कब्जा किया था। तो कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके कारण से अरब जीते। फिर
एक दौर आया जिसमें अरबों का पतन शुरू हुआ और धीरे धीरे 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद यूरोप एक नई शक्ति के रूप में उभरा और जिसके केंद्र में थे स्पेन, पुर्तगाल, इटली और आप कह सकते हैं आगे इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड। ये देश उभर के आए। अब सवाल ये उठता है कि ये यूरोप जो प्राचीन काल में कहीं बहुत आगे नहीं था, मध्यकाल में कहीं बहुत आगे नहीं था, ऐसा क्या हुआ कि ये यूरोप दुनिया का सिरमौर बन गया। और आपको याद होगा कि इंग्लैंड का साम्राज्य दुनिया के लगभग 2/3 हिस्से पर हो गया था और इंग्लैंड की जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश से भी कम है, उसका क्षेत्रफल यूपी से कम है। इतना छोटा सा देश इंग्लैंड दुनिया के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। कहा तो यह तक जाता है कि इंग्लैंड में इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। तो कुछ तो उन्होंने ऐसा किया, कुछ तो उन्होंने ऐसा एडवांस किया जिसके कारण से वो इतने बड़े विजेता बने। कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा जिसके कारण से उनकी राजनीति, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी संस्कृति औरों से आगे हुई होगी और इसी का परिणाम रहा कि लगभग 190 वर्ष तक भारत भी उनके अधीन रहा। अब हम सिलसिलेवार इसकी शुरुआत करते हैं, हम लोग सिलसिलेवार शुरुआत करते हैं कि ये सारी चीजें यूरोप में कहां से आई। जैसा मैंने आपसे कहा कि यूरोप का इतिहास बेसिकली हम आधुनिक काल के इतिहास पढ़ते हैं, जो जब पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण को इंग्लिश में हम कहते हैं रेनेसां। पुनर्जागरण का जो दौर आया उसके बाद यूरोप का कायाकल्प हुआ और उसके बाद यूरोप में ज्ञान विज्ञान का प्रसार शुरू हुआ और उस ज्ञान विज्ञान का प्रसार इतना अधिक हुआ, इतने अधिक मॉडर्न हुए यूरोप के लोग कि उन्होंने व्यापार में और साम्राज्य स्थापित करने में पूरे दुनिया को अपने अधीन कर लिया। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो यूरोप अरबों के बहुत प्रभाव में रहा था लंबे समय तक। यूरोप में एक ऐसा समाज था जो जिसको हम बोलते हैं अप्रगतिशील, जो बहुत ज्यादा आगे की नहीं सोचता था और उसके कारण से धर्म का प्रधानता थी। धर्म की प्रधानता के कारण यूरोप आमतौर पर एक बंद जो है महाद्वीप के रूप में था। लेकिन 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास वहां एक नया परिवर्तन दिखाई दिया और उस परिवर्तन को हम इतिहास में पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। और इसी पुनर्जागरण ने यूरोप में बहुत सारे नए राज्यों की स्थापना की, नए नए देश बने और सिर्फ नए नए देश नहीं बने बल्कि यूरोप के देशों ने विश्व की जो इकोनॉमी है, विश्व की जो व्यवस्था है, वर्ल्ड ऑर्डर पर अपना कब्जा कर लिया। जो पुनर्जागरण था बेसिकली उसके कुछ आधार थे, वो आप याद रखिएगा कि पुनर्जागरण के आधार क्या थे। पुनर्जागरण में मानवतावाद आया, मानववाद यानी ईश्वर या भगवान या चर्च या पादरी के स्थान पर मनुष्य सबसे ऊपर आ गया कि जो कुछ करना है मनुष्य के उत्थान के लिए करना है। दूसरा वैज्ञानिकता आई, यानी धर्म पर आधारित जो धर्मांधता थी, जो कट्टरता थी, उसको त्याग करके यूरोप के पुनर्जागरण काल के या पुनर्जागरण काल के बाद जो विचारक पैदा हुए, जो दार्शनिक पैदा हुए, उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। और उसके साथ ही क्या आई? स्वतंत्रता, यानी सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, समानता, सभी समान हैं, भ्रातृत्व, सभी में भाईचारा या बंधुत्व होना चाहिए और न्याय पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें यूरोप के वैचारिक वातावरण में गूंजने लगी और धीरे धीरे जब चीजें वैचारिक हुई तो वैचारिक के बाद वो आगे बढ़ती चली गई। आपको मैं बताऊं, एक घटना हुई थी, जो एक शहर है यूरोप और एशिया के बीच में, टर्की जो है, तुर्की में एक शहर पड़ता है जिसको उस समय कस्तूनतनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। आज वर्तमान में उसका नाम इस्तांबुल है। ये जो इस्तांबुल है इसी को कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था उस समय। 1453 में ये तुर्कों ने इस पर आधिपत्य कर लिया। तुर्कों ने जब इस पर आधिपत्य कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप के लोगों का भूमध्य सागर के रास्ते से एशिया में आने का रास्ता बंद हो गया और इस कारण से एशिया के साथ यूरोप का संपर्क कट गया। अब वो नए मार्गों के बारे में सोचने लगे और उसी में आगे चल करके देखेंगे कि कोलंबस नाम का एक आदमी चला गया और वो उसने अमेरिका की खोज कर दी, अमेरिका के रास्ते की। एक आदमी जो है वास्को डिगामा भारत आ गया
आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया, कालीकट। तो कुल मिलाकर के कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों की विजय के साथ ही वो रास्ता उनका बंद हो गया और वो नए रास्तों की खोज में निकल पड़े। और इसी को कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यानी उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ी। उसके अलावा और क्या हुआ, इससे भी जो बड़ी चीज है, इसके आप अगर दर्शन को समझें तो यूरोप में बेसिकली क्या था कि ईसा मसीह के बारे में आपने सुना होगा। ईसा मसीह के साथ ही यूरोप में ईसाई धर्म की स्थापना हो गई थी। और ईसाई धर्म का जो प्रमुख था वो था पोप, और पोप का जो सेंटर था वो था रोम। रोम के पास आज भी एक जगह है वेटिकन सिटी, अलग देश के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है, वहां पर बैठता था। और रोमन जो सम्राट था, यानी जिसको हम बोलते हैं रोमन एम्परर, तो रोमन जो साम्राज्य का जो सम्राट था वो भी किसका था, चर्च का अनुयायी था, पोप का अनुयायी, यानी ईसाई धर्म का मानने वाला हो गया। इसके कारण से क्या हुआ कि पूरा का पूरा यूरोप ईसाई में हो गया। और जो शुरू में जो ईसाई मत वहां स्थापित हुआ उसका नाम था कैथोलिक। कैथोलिक जो मत है वो वहां स्टेब्लिश हो गया पूरे यूरोप में। और उस कैथोलिक मत का केंद्र बना चर्च। और चर्च का सबसे प्रमुख जो पदाधिकारी था पूरे चर्च का, यानी हेड एक कह सकते हैं, वो था पोप। और पोप न केवल धार्मिक नेता था बल्कि यूरोप का वो राजनीतिक नेता भी था। यानी सम्राट के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी, राजाओं में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो पोप की अवहेलना कर सकें। तो पोप क्या है, एक तरीके से सत्ता का केंद्र हो गया था। लेकिन पोप जब सत्ता का केंद्र हो गया था उसके बाद एक ऐसी व्यवस्था ने जन्म लिया, पोप के नीचे आर्क बिशप, कार्डिनल, आर्क बिशप, उसके नीचे पादरी, यानी केंद्र से लेकर के गांव के स्तर तक वो एक श्रृंखला बन गई। पहले तो वो नैतिकता के आधार पर काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें गिरावट आना शुरू हुई, संपत्ति का केंद्र शुरू हो गया, भोग विलास, ऐशो आराम शुरू हो गया। इसके कारण से क्या हुआ कि जो व्यवस्था धर्म, कैथोलिक धर्म के आधार पर स्थापित की गई थी उस पर लोग सवाल खड़े करने लगे। वो एक तरीके से लोगों के अधिकारों को सीमित करके विशेषाधिकार वाला एक वर्ग बन गया। और उसमें एक जो ईसाई मान्यता थी उसका एक बहुत जो एक सेंटेंस अगर आप याद रखेंगे तो आपको चीजें वहां से स्पष्ट हो जाएंगी। उसमें यह था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह मान्यता एस्टेब्लिश कर दी गई और कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता था। एक बार एक व्यक्ति ने चैलेंज किया तो उसको जला के मार दिया गया। कोई चैलेंज नहीं कर सकता था इस मान्यता को। 1543 ईस्वी में 1543 में क्या हुआ कि कॉपरनिकस नाम का एक व्यक्ति था। आप लोगों ने जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा होगा उन्होंने कॉपरनिकस के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ग्रहों की गति के नियम, कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस ने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी, वो वैज्ञानिक था, और उसने ये सिद्ध किया कि केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब किसी धर्म की अगर मान्यता ये हो, धर्म ये कहता हो कि नहीं सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और कोई वैज्ञानिक या कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो क्या उसको स्वीकार किया जाएगा? नहीं, क्योंकि धर्मांध लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, कट्टरपंथी लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। उससे पहले इसी तरह का विचार देने वाले ब्रूनो को मार दिया गया था। लेकिन कॉपरनिकस ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से सिद्ध कर दिया। यह है आगे चल करके क्या हुआ कि टेलीस्कोप का आविष्कार हो गया, टेलीस्कोप बना दी गई, यानी यहां बैठ करके आप देख सकते हो। और जब टेलीस्कोप में देखा गया तो केपलर की बातें सिद्ध हो गई। इसका मतलब है अब लोगों को शक हो गया कि जो बात धर्म कह रहा है वो सब सही नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार बना ली है और ये आम लोगों का शोषण करते हैं। यहीं से बेसिकली पुनर्जागरण की वास्तविक शुरुआत होती है। उन्होंने रूढ़ियों को, मान्यताओं को चैलेंज करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे पास जो विशेषाधिकार हैं, धन इकट्ठा करने का, संपत्ति इकट्ठा करने का, ये जो सारी चीजें हैं ये सब सही नहीं है। मानवता के आधार पर संसाधनों का वितरण होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर लोगों पर शासन नहीं कर सकता और कोई भी धर्म या धार्मिक पंथ अपने आप में
सर्वोच्च नहीं हो सकता। और इसी का नतीजा यह निकला कि कैथोलिक धर्म की बुराइयों के खिलाफ आगे चल करके उसको विरोध करने वाले लोग पैदा हुए, जिन्हें बोलते हैं प्रोटेस्टेंट, जिसमें मार्टिन लूथर का नाम आपने सुना होगा। मार्टिन लूथर, काल्विन, ऐसे बहुत सारे नए विचारक पैदा हुए जिन्होंने एक नए संप्रदाय को ही जन्म दे दिया, यानी उनकी बुराइयों के खिलाफ। तो यहां से यूरोप के इतिहास की शुरुआत होती है। अब उन्होंने कहा कि सब कुछ जो पोप कहता है, चर्च कहता है, वो सब सही नहीं है। उन्होंने कहा तर्क क्या कहता है, मानवता क्या कहती है, विज्ञान क्या कहता है। और इन्हीं 3-4 बातों ने यूरोप का कायाकल्प कर दिया। यानी धर्मांधता को त्याग करके यूरोप के विचारकों ने 14वीं 15वीं शताब्दी में यह कहा कि तर्क क्या कहता है। कोई बात तर्क की कसौटी पर कसी जाएगी, वही सही मानी जाएगी। कोई बात अगर मानवता के लिए उपयोगी होगी, वही मानी जाएगी। कोई बात अगर समानता, स्वतंत्रता की बात करेगी, तो ही सही मानी जाएगी। यहां से यूरोप की कहानी एकदम बदल गई। और आप देखिए, जिस यूरोप को कोई नहीं जानता था, हर जगह भारत की, चीन की, मेसोपोटामिया की, यूनान की और अरब की चर्चा होती थी, उसको पछाड़ते हुए 200-250 साल के अंदर यूरोप ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। तो ये जो सारी शक्ति यूरोप को मिली, वो कहां से मिली? आधुनिकता से, आधुनिक विचारों से, तर्कवाद से, मानवतावाद से, स्वतंत्रता से। और भारत में देखिए, आज भी हम लोग जब चर्चाएं करते हैं शिक्षा के बारे में, तो बहुत सारे लोग धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। आप ये देखिए, दुनिया की तरक्की का रास्ता तर्क है, दुनिया की तरक्की का रास्ता मानवता है, दुनिया की तरक्की का रास्ता साइंटिफिक अप्रोच है। जो देश, जो सभ्यताएं, जो समाज इनको अपनाते चले जाएंगे, वो विकसित होते चले जाएंगे। जैसे मैंने शुरू में भारत की, इंग्लैंड की, अमेरिका की जीडीपी की आपसे तुलना की, तो उसके पीछे रीजन यही है कि उन्होंने आज से 500-600 साल पहले वो चीजें शुरू की जो हम आज भी नहीं कर पा रहे। और उसी का नतीजा हुआ कि वहां पर हर तरह की, देखिए विश्व में जितने आविष्कार हुए हैं, अगर आप पाएंगे तो 90% से ज्यादा आविष्कार किसने किए? इन्हीं लोगों ने। आप पेन देख लीजिए, टेलीफोन देखिए, फ्रिज देखिए, वॉशिंग मशीन देखिए, हवाई जहाज देखिए, चप्पल देखिए, टीवी देखिए, रेडियो देखिए, दवाई देखिए, मोबाइल फोन देखिए, प्रिंटिंग प्रेस देखिए, कुछ भी जो आप चलाते हैं वो देखिए। इनके सबके आविष्कार कौन कर रहे हैं? यूरोप के लोग, जर्मनी के लोग, इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग, ये इसका आविष्कार कर रहे हैं। इसी कारण से वहां पर विज्ञान आया, वहां तर्क आया, और इसके कारण से उनके पास अत्याधुनिक चीजें आना शुरू हुई, चाहे वो अस्त्र शस्त्र के रूप में हो, चाहे वो उपकरण के रूप में हो, और उनका उपयोग उन्होंने दुनिया में किया। और बाहर जाकर के उन्होंने दुनिया के देशों को जीतना शुरू कर दिया। तो ये विश्व इतिहास पढ़ने से क्या है? विश्व इतिहास पढ़ करके हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें उन्होंने की हैं जो हमारे लिए जरूरी हो सकती हैं। क्या उनकी सोच थी, क्या उनकी अप्रोच थी, जिसका लाभ वो लोग उठा के ले गए। मतलब एक छोटा सा देश पूरी दुनिया के इतने बड़े हिस्से पे काबिज हो गया। ये सब पढ़ करके ही हम समझ सकते हैं। हमारा अपना एक परंपरा ये रही है कि हम भारत में क्या था, मैं आपको बताऊं कि इंडिया की संस्कृति में, इंडिया की उसमें एक बहुत बड़ी चीज थी। वो ये थी कि आप समुद्र में पैर नहीं दे सकते थे। यानी अगर आप समुद्र के अंदर पैर देंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जब आप समुद्र में जाएंगे नहीं, समुद्र में पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो जो समुद्र में नावें लेके घूम रहा था, जो समुद्र में पानी के जहाज लेके घूम रहा था, वो आपके देश में घुस आएगा और वो आप पे कब्जा कर लेगा। यही हुआ भारत में। तो बहुत सारी जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं, बहुत सारी जो रूढ़ियां होती हैं, जो बहुत सारी परंपराएं होती हैं, वो कभी कभी किसी समाज का, किसी राष्ट्र का बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप किसी भी विचार को, किसी भी धार्मिक, किसी भी सांस्कृतिक, किसी भी आर्थिक, किसी भी राजनीतिक विचार को तर्क पर जरूर कसिए। तर्क की कसौटी पर क्या वो सही है, क्या तर्क की कसौटी पर वो खरा उतरता है। अगर वो तार्किक रूप से ठीक लगता है तो ही वो समाज उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी या मानव उपयोगी हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि यूरोप में पोप बहुत पावरफुल था। पोप को यह कहा जाता था कि वो क्या है, अपने आप में ईश्वर की छाया है। उसको शैडो ऑफ गॉड कहा गया। इतना ताकतवर हो गया था पोप। और राज्य जो था उसको, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, अगर आप लोग याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्रिसेंडम। क्रिसेंडम का मतलब था पोप का राज्य। यानी यूरोप के अंदर जो राज्य था वो राजा का राज्य नहीं था, वो वहां किसी इटली का, इंग्लैंड का, फ्रांस के वहां के राजाओं का राज्य नहीं था। उसको पूरे के पूरे को कहा जाने लगा क्रिसेंडम, यानी पोप का राज्य।
यहां तक चीजें हो गई। उसके बाद आगे चल करके जैसा मैंने कहा कि जो विचारक आए, उन विचारकों ने राष्ट्रवाद और पूंजीवाद दो चीजों को बढ़ावा दिया। कई बार आपके सामने यह चर्चा में आएगा कि राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ वननेस, अर्थात एक होने की भावना। राष्ट्रवाद एक भावना है। अगर हम एक भाषा के आधार पर एक हैं तो हम भाषाई राष्ट्रवाद को मानते हैं, मतलब भाषाई राष्ट्रवाद उसका आधार हो सकता है। हम अगर संस्कृति के आधार पर एक हैं तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यानी किसी भी एक आधार पर जब हम एक होने की भावना रखते हैं उसको राष्ट्रवाद कहा गया। यूरोप में क्या हुआ कि जब पोप के अत्याचार, चर्च के अत्याचार जब लोगों के सामने आने लगे और विचारकों ने, दार्शनिकों ने जब उनकी कलई खोल दी, तो फिर क्या हुआ, लोगों के अंदर अपना राष्ट्रवाद पनपने लगा। जर्मन भाषा वालों ने बोला कि हम जर्मन भाषा के लोग एक हैं, हमें अपना विकास करना चाहिए। फ्रांसीसी भाषा के लोगों ने कहा कि हम फ्रेंच बोलने वाले लोग एक हैं, हमें अपना विकास करना चाहिए। अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग थे उन्होंने कहा हमें अपना विकास करना चाहिए। किसी क्षेत्र या किसी भाषा के आधार पर लोगों में पोलराइजेशन होने लगा, अर्थात लोगों के अंदर यह लगने लगा कि हमें राष्ट्रवाद को मजबूत करना चाहिए और दुनिया से जीतने के लिए हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए। तो राष्ट्रवाद जो शब्द है बेसिकली मॉडर्न फेनोमिना है। ये कहां से आया? यूरोप के पुनर्जागरण से। और इस पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी, राष्ट्रवाद। और इस राष्ट्रवाद को आधार दिया पूंजीवाद ने। आपको पता होगा कि जब हम पुरानी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो पुरानी इकोनॉमिक्स में क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ते थे, आमतौर पर क्लोज्ड इकोनॉमी। पूंजीवाद एक ऐसा विचार था, एडम स्मिथ का नाम सुना होगा। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, राज्य के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को, जिस व्यापारी को जो व्यापार करना है, जो उत्पादन करना है, जो बेचना है वो करे, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करे, मतलब सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करे। इसी को कहा गया है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। और इस पूंजीवाद ने पूंजी को कमाने की होड़ पैदा की यूरोप के अंदर। इसी में आपने देखा हॉलैंड के, स्पेन के, पुर्तगाल के, इंग्लैंड के, फ्रांस के लोगों ने दुनिया के देशों में, चाहे अफ्रीका महाद्वीप हो, एशिया महाद्वीप के तमाम देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद के तहत उनको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था मिली और उसमें धन को कमाना यानी प्रॉफिट उसका एक बड़ा मोटिव होता है। इसी के कारण से वो लोग दुनिया भर में घूमते चले गए, फैलते चले गए और अपना व्यापार और ये सारा इनका प्रसार करते चले गए। बहुत बड़े बड़े राइटर इस समय पैदा हुए पुनर्जागरण के दौर में, जैसे मैकियावेली ने किताब लिखी द प्रिंस। मैकियावेली को वहां का चाणक्य भी कहा जाता है। मतलब राज्य की जो शक्ति है उस शक्ति का पृथक्करण उसने किया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका कैसे होनी चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट स्टेट का वहां दे दिया गया। उसके अलावा वहां ऐसे ऐसे विचारक आए जैसे दांते है, इरेस्मस है। उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में धार्मिक रूढ़वादिता पर इतना प्रहार किया कि लोग धर्म के बुरे पहलुओं से, धर्मांधता से, कट्टरता से दूर होते चले गए और उनके अंदर ये तर्कवाद विकसित होता चला गया। उसी के कारण आपने देखा होगा इसी दौर में आकर के बहुत सारे आविष्कार होना शुरू हुए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस में गुटेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति था जर्मनी का। जैसे अब तक जो नॉलेज था वो किताबें हाथ से लिखी जाती थी, जिसको हम लोग बोलते थे पांडुलिपि, इंग्लिश में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। हाथ से जो किताब लिखी जाती थी या ताम्रपत्र पर लिख दिया, कपड़े पर लिख दिया, उसको कहा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि। गुटेनबर्ग जो जर्मनी का था उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। और जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया तो उससे क्या हुआ कि किताबें छपना शुरू हो गई। तो जब बुक्स छपना शुरू हो गई तो जो आधुनिक विचारक थे यूरोप के, उन आधुनिक विचारकों के विचार पब्लिश हुए, जैसे मार्टिन लूथर है, काल्विन है, मैकियावेली है, इरेस्मस है। इनके सबके विचारों का संकलन हुआ और ये आम पब्लिक तक पहुंचना शुरू हो गए। और कहते हैं ना कि जिस काम को कोई हथियार नहीं कर सकता, जिस काम को बड़ी से बड़ी सेनाएं नहीं कर सकती हैं, उस काम को एक विचार कर देता है। और यही विचार जंगल की आग की तरह यूरोप में फैलते चले गए। और इसी का परिणाम हुआ कि यूरोप के लोगों ने, यूरोप के देशों ने इनका लाभ उठा करके अपना कायाकल्प कर लिया। अब सवाल यह आता है कि यह पुनर्जागरण था क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी।
पुनर्जागरण शब्द को अगर यहां से बेसिकली यूरोप के आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है। अगर आप देखेंगे पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना। पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ? पुनः जागना, यानी कोई पहले सो गया था, पहले जगा हुआ था, फिर सो गया था, फिर जाग गया, उसे कहा जाता है पुनर्जागरण, पुनः जाग जाना। आपको याद होगा कि पुराने समय में सिकंदर और अरस्तु प्लेटो के समय यूनान भी यूरोप का हिस्सा था, एक बहुत पावरफुल देश था। ज्ञान विज्ञान के मामले में, सेना के मामले में यूनान बहुत आगे था। उसी तरीके से रोमन साम्राज्य प्राचीन काल में बहुत आगे था। रोमन साम्राज्य, अगर इंडिया की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहली शताब्दी के आसपास, फर्स्ट एडी के आसपास रोमन साम्राज्य से भारत के दक्षिण में व्यापार होता था। पंडिचेरी के पास एक जगह पड़ती है अरकामेडू, अरकामेडू से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के पाए गए हैं। जब वहां खुदाई हुई तो वहां रोमन साम्राज्य के पहली शताब्दी के सिक्के पाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि उस समय पहली शताब्दी या उससे पहले के समय में रोमन साम्राज्य एक विकसित साम्राज्य रहा होगा। उसका व्यापार था, उसका राज्य था, उसके पास सेना शक्तियां सब कुछ थी, उनके पास साहित्य भी था। लेकिन बीच में अरब का उदय हुआ और इस कारण से बहुत सारे यूरोप में एक डार्क एज आ गया, अंधयुग, और वो अपने पूरे की पूरी जो उपलब्धियां थी, अपने जो संसाधन थे, सेनाएं थी, किताबें, अध्ययन, साहित्य, सब वो छोड़ चुके थे। 13वीं 14वीं शताब्दी में इसमें फिर से जागृति आई और इटली जो है इसके लिए बड़ा मुफीद था, क्योंकि इटली जो है बेसिकली क्या है, भूमध्य सागर के एक किनारे पर है जिसको हम बोलते हैं मेडिटेरियन सी, और वहां से कई तरफ का रास्ता जाता है और वहां से आप एशिया तक आ जाते हो, और जलवायु बड़ी अच्छी है। और इटली में बड़े प्रसिद्ध शहर थे जैसे मिलान, नेपल्स, सिसिली, रोम, ये सब कहां पर है? इटली में है। इटली में क्या था कि इटली के ये शहर व्यापार वाणिज्य पहले से ही करते थे। यहां पर थोड़ा सा लोगों को फ्रीडम भी थी आने जाने की, बात करने की। तो जब यहां पर मौका मिला लोगों को व्यापार के माध्यम से एक दूसरे को जुड़ने का, तो जो पुराना साहित्य था, आपको पता होगा कि यूनान का पुराना बहुत सारा साहित्य रोमन साम्राज्य के पास था, और रोम कहां था? इटली में था। तो वहां तक लोगों की एक्सेस हुई, उसको फिर से पढ़ना शुरू किए और उसकी बहुत सारी अच्छी चीजों को निकाल करके लोगों के सामने लाया गया। इतना अच्छा माहौल यूरोप के और किसी देश में नहीं था, ना वो फ्रांस में था, ना वो स्पेन में था, ना वो पुर्तगाल में था। इटली में उसके लिए वाणिज्य होने के कारण, व्यापार होने के कारण, और जिसको बोलते हैं ना कि वहां पर मोमेंटम था, बहुत गतिशीलता थी लोगों के आने जाने की, इसके कारण से उसे ज्यादा अवसर मिला। जैसे वेनिस शहर था इटली का, अगर आप थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अब इसी पुनर्जागरण में वहां पर साहित्य का संकलन हुआ, और किस रूप में यह फैला कि पुरानी जो रूढ़ियां थी, जो मान्यताएं थी, उसको चैलेंज किया गया। जैसे साहित्य में परंपरागत साहित्य के स्थान पर लौकिक साहित्य लिखा जाने लगा। स्थापत्य की शैली जो थी, घर बनाने की, चर्च बनाने की, ये बदल दी गई, नई शैली आ गई। मूर्तिकला में प्राकृतिक चीजों को, मानव के प्रतीकों को बनाया जाने लगा। चित्रकला, जैसे आपने सुना होगा लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा एक बड़ी बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं तो मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में हमें जरूर जानकारी मिलती है। राफेल एक चित्रकार था बहुत बड़ा, लियोनार्डो दा विंची जो था इटली का, उसका तो बहुत बड़ा नाम है। तो कुल मिलाकर के इस दौर में बड़े साहित्यकार, बड़े आपके जो स्थापत्य के जानकार, कलाकार, मूर्तिकार, सब लोग इस दौर में आए और उन्होंने नवीन प्रयोग किए। जो पहले धर्म के अनुसार पाबंदी थी, यानी पहले उस पर पाबंदी थी कि आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, आप ऐसी चीजें नहीं बना सकते हो, आप ऐसी पेंटिंग नहीं कर सकते हो, आप इस तरह की चित्रकारी या मूर्तिकला नहीं बना सकते हो। लेकिन जब पुनर्जागरण का दौर आया तो उनको थोड़ा छूट मिली, और कुछ लोगों ने गुस्ताखी भी की। गुस्ताखी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑडेसिटी। बराक ओबामा का नाम सुना होगा। बराक ओबामा एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द ऑडेसिटी ऑफ होप। तो गुस्ताखी की किसने? यूरोपियन लोगों ने, चाहे वो लेखक रहे हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे मूर्तिकार हो। और फिर इससे एक पूंजीवाद के कारण से जो एक मिडिल क्लास जन्मा, उसने कहा कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे, और राष्ट्रवाद की भावना वहां से पनपती चली गई। और इसी कारण से यूरोप में आगे चल करके एक नया दौर आया जिसको हम बोलते हैं प्रबोधन, एंटाइटलमेंट। और प्रबोधन के बाद वो, जैसा मैंने कहा कि साइंटिफिक जो अप्रोच एक बार आ गई। आज भी हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो वैज्ञानिक सोच को नहीं मानते हैं। मतलब हम लोगों के साथ बड़ी समस्याएं हैं कि आज भी वैज्ञानिक सोच को लेकर के कई लोग
स्वीकार नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से वो बैकवर्डनेस है, उसी कारण से वो विकास नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा अगर हिस्ट्री का एग्जांपल दूं तो भारत में हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 2350 बीसी में हुई थी। 2350 बीसी के अराउंड शुरू हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन। उससे पहले का जो दौर था उसमें और कुछ कुछ सभ्यताएं थी छोटी छोटी, और न्यूलिथिक एज जिसको हम नवपाषाण काल कहते हैं वो रहा है। अब आप देखिए नवपाषाण काल से पहले अगर हम जाएंगे पुरापाषाण काल में और उससे पहले जाएंगे तो आदि मानव है, और ये कुल मिलाकर के 10-15 हजार साल पुरानी बात है। लेकिन विज्ञान के हिसाब से तर्क के आधार पर केवल 15,000 पुरानी, 20,000 साल पुरानी बात है। लेकिन अगर हम पाखंड को मानेंगे तो लोग कहेंगे लाखों साल पहले ये था, करोड़ों साल पहले वो था, जबकि उसको किसी भी आधार पर ना तो सिद्ध किया जा सकता ना वो ऐसा था। इसके कारण प्रगति रुकती है। ये जो साइंटिफिक टेम्पर है, जो साइंटिफिक अप्रोच है, ये यूरोप के लोगों में आई और यूरोप के लोग ही चले गए अमेरिका में, उन्होंने अमेरिका बना लिया। अमेरिका और कनाडा बेसिकली और कुछ नहीं है, यूरोप के लोगों के द्वारा ही बनाया गया। उसमें मैक्सिमम इंग्लैंड के लोग हैं। इंग्लैंड के लोगों ने ही बेसिकली अमेरिका को, इंग्लैंड और फ्रांस के लोगों ने इंग्लैंड और कनाडा को, अमेरिका और कनाडा को बनाया है। तो कुल मिलाकर के वहां पर जो वो ये जो वैज्ञानिक सोच आई, जो मानवतावादी सोच आई, उसी के कारण आप देखिए ह्यूमन राइट्स हो, संविधान हो, स्वतंत्रताएं हो, और बाद में क्रांतियां होगी। अगर ये नहीं दिए तो क्रांति हुई वहां पर। आप देखिए फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, सारी रेवोल्यूशन आपको वहां दिखाई देंगे। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सारी चीजें हमें वहां पर पढ़ने को मिलती हैं। यहां से एक आधार, यहां से एक बेस तैयार हुआ यूरोप का, और आगे चल करके फिर यूरोप में बहुत सारी चीजें समय समय पर हुई। हम लोग जो चीजें पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर में, वो पुनर्जागरण के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इसमें और शामिल था। उसके बाद जो प्रबोधन का युग आया वो क्या था, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आधुनिक यूरोपीय राज्य कैसे बने, यानी आज का जो इंग्लैंड है, आज का जो जर्मनी है, आज का जो फ्रांस है, ये कैसे बने, स्पेन, पुर्तगाल कैसे बने। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि अमेरिका कैसे बना, अमेरिका में क्रांति कैसे हुई। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि रूस की क्रांति कैसे हुई, रूस में साम्यवाद कैसे आया, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बना, ये सारी चीजें, जापान का उदय कैसे हुआ, अमेरिका एक नए राष्ट्र के रूप में दुनिया में कैसे आया, ये सारे विषय। अफ्रीका में भी कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री की चीजें हैं, वो हम देखेंगे। भारत का इतिहास क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, तो इंडिया को हम इसके साथ नहीं देखेंगे, हमने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पहले से ही चर्चा की हुई है। तो ये सारी चीजें हम विश्व के इतिहास में पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनको जानते हैं, और आपको अंदाजा लग गया होगा कि उनकी जो सोच है, उनकी सोच ने आज उनको कहां पहुंचाया हुआ है। उसी सोच के कारण से वो हमसे कई गुना ज्यादा अमीर देश हैं, कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि वहां पर जो पुनर्जागरण यानी 14वीं 15वीं शताब्दी से ही तर्कवाद आ गया था। और हम लोग आज भी तर्कवाद को लेकर के, विज्ञानवाद को लेकर के बड़े संकोच में हैं। आज भी अगर आप किसी व्यक्ति के सामने संविधान की बात करेंगे तो वो संविधान की बातों को लेकर के आपसे हो सकता है सहमत ना हो। आप तर्क की, विज्ञान की बातें करेंगे तो बहुत सारे लोग तर्क को, विज्ञान को आज भी पचा नहीं पा रहे, और इसके कारण से ही जो सामाजिक गतिशीलता होनी चाहिए, सामाजिक विकास की जो गति होनी चाहिए, वो उतनी तेज नहीं है। तो चलिए, हमारा सेशन इंट्रोडक्टरी था। मैंने 13-14 एडी के आसपास 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में जो चीजें हुई हैं उसके बारे में आपसे चर्चा की है, और धीरे धीरे हम लोग टॉपिक्स ले करके इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। जिस दिन भी हमारे पास समय होगा उसी दिन हम नोटिफिकेशन डाल करके उस पर चर्चाएं करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज देगी, विश्व का इतिहास आपको एक बहुत अच्छा संदेश देगा। विश्व का इतिहास हमें यह सीख देता है कि हमें किन किन चीजों के बारे में जानना चाहिए, कब कैसे निर्णय लेने चाहिए, कब कैसे आगे बढ़ने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। और कहते हैं ना कि एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक वही होता है जिसको वैश्विक जानकारी हो। एक अच्छा नागरिक वह होता है जिसको वैश्विक जानकारी हो, जिसका दृष्टिकोण कॉस्मोपॉलिटन हो। अगर आप कूप मंडूक बने रह जाएं, केवल अपने धर्म, अपना जिला, अपना क्षेत्र, अपना गांव तक की नॉलेज रखते हैं, तो बहुत संकुचित हो जाएंगे। आप न तो दुनिया के बारे में जान पाएंगे और ना ही दुनिया में अपना वो मुकाम हासिल कर पाएंगे, ना ही दुनिया में आप अपना वो प्रभाव स्थापित कर पाएंगे। अगर वैश्विक व्यवस्था में हमें अपनी जगह बनानी है, एक व्यक्तिगत नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर,
एक राष्ट्र के तौर पर तो हमें इस पूरी व्यवस्था की, पूरे ब्रह्मांड की बहुत सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और पुनर्जागरण का जो कालखंड है वो यही सिखाता है कि जो जो प्रबोधन की ओर गया, जो जो ज्ञान की ओर गया, वो आगे बढ़ के विकसित होता चला गया, वो आगे बढ़ के मजबूत होता चला गया। यानी जो ज्ञान की खोज में गया, जो विज्ञान की खोज में गया, वही आगे बढ़ा। चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो। आप जिनका इतिहास उठा के देखिए, अभी जो हम इस हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं, यही इतिहास आपको ये सब चीजें सिखा देगा कि किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से न सिर्फ इस ग्रह पर, यानी न सिर्फ पृथ्वी पर, बल्कि पृथ्वी से परे जाकर के भी बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अपना वर्चस्व और अपना प्रभाव स्थापित किया और आज वैश्विक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अपनी जगह पर वो कायम है। तो आप सब लोग जुड़े। आधा घंटे का इंट्रोडक्टरी सेशन मैंने प्लान किया था और लगभग 400, अभी मैं देख रहा था 397 लोग जुड़े थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ज्ञान के प्रति हमारे मन में प्रेम है, ज्ञान के प्रति अनुराग है। एक अच्छे और सच्चे इंसान की पहचान ये होती है कि उसके अंदर लव फॉर नॉलेज है या कि नहीं है, लव फॉर विजडम है या नहीं है। अगर आपके अंदर ज्ञान के प्रति अनुराग पैदा हो जाए, अगर आपके अंदर सीखने के लिए चीजें अगर आ जाएं, आपके अंदर विजडम अगर आना शुरू हो जाए, तो आप दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। और उसका लाभ न सिर्फ आप अपने लिए, बल्कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र को दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने समय बाद हमने सेशन लिया, लेकिन 400 के आसपास लोग चर्चा में जुड़े। और आमतौर पर मैंने देखा है लोगों को कि लोग केवल एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, मूवी, म्यूजिक, क्रिकेट ये देखना चाहते हैं, लेकिन वो गंभीर चर्चाओं में कम हिस्सा लेते हैं। आप सब लोगों के इस व्यवहार से मैं बहुत अभिभूत हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग नॉलेज सेशन में जुड़ते हैं। और ऐसी नॉलेज हो सकता है जो तत्काल आपके किसी काम की ना भी हो। सपोज दैट कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, मे बी it will not be beneficial to you in future। मान लीजिए आप पढ़ते नहीं हैं, आपको ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप नॉलेज के लिए तत्पर हैं, तो ये नॉलेज आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए, आपकी खुद के लिए बहुत काम आएगी। तो और पढ़ने के प्रति जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, तो हम बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं और वो चीजें बड़ी यूजफुल होती है। तो चलिए साहब, आप सब लोगों ने बहुत कीमती समय दिया और हम प्रयास करेंगे कि रोजाना, कोशिश यही करूंगा मैं कि रोजाना कुछ कुछ टॉपिक्स पर हम लोग तथ्यात्मक डिस्कशन करें। और एक और अंत में आपसे बात मैं कहना चाहूंगा, मैं काफी सारी चीजें सोशल मीडिया पर लिखता हूं, काफी सारी बातें मैं कहता हूं। मैं जो कुछ भी कहता हूं या जो कुछ भी लिखता हूं वो 100% प्रमाणिक होता है। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो 10th 12th तक पढ़े हुए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा, जिन्होंने फिलोसफी नहीं पढ़ा, जिन्होंने रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ी हैं, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है, वो उस बात पे आके गाली गलौज करके कमेंट लिखते हैं। मैं उन बच्चों को, और या जो बड़े भी हो गए, मान लीजिए पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी 15-20 साल पहले, लेकिन वो जो गलत कमेंट करते हैं, उनसे मेरा एक ये सुझाव है और निवेदन भी है कि आप लोग चीज़ों को पढ़िए। अगर मैंने कोई बात लिखी है सोशल मीडिया पर तो 100% वो प्रमाणिक होगी। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा उसको, उसका आधार, उसका कोई ना कोई प्रमाण मैंने देखा होगा, उसको पढ़ करके मैं आपके सामने रखता हूं। क्योंकि कोई भी नॉलेज अगर हम समाज के साथ साझा करते हैं, आप लोगों के साथ अगर डिस्कशन करते हैं, तो वो नॉलेज किसी बच्चे के काम आए, किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट के काम आए। हमें कभी इस तरह का नॉलेज शेयर नहीं करना चाहिए जो किसी के कैरियर में बाधा बने। अगर हम ऑथेंटिक ट्रू जानकारी लोगों के साथ साझा करेंगे, अगर ऑथेंटिक चीजें हम लोगों के सामने रखेंगे, तो हो सकता है इस सेशन को देखने वाला कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा हो सकता है कोई बच्चा किसी दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। अगर हम गलत जानकारी, गलत तथ्य सोशल मीडिया पर रखते हैं, तो हो सकता है उसके एग्जाम में दिक्कत हो। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे ऊपर नेगेटिव टिप्पणी, गाली गलौज करने से पहले आप केवल इतना जरूर देखें कि मैं जो कुछ लिखूंगा या जो कुछ कहूंगा वो 100% ऑथेंटिक होगा। और वो होगा जिसको यूजीसी मानता है, जिसको आईएएस यूपीएससी मानता है, जिसको पीएससी मानते हैं, जिसको यूनिवर्सिटीज मानती हैं, जिसको पूरे वर्ल्ड के हिस्टोरियंस मानते हैं। यानी अगर किसी एग्जाम में आप उसको टिक करके आओगे तो आपको 100 में से 100% मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह की चीजें मैं साझा करता हूं सोशल मीडिया पर। तो थैंक यू आप सभी लोगों का।
इतनी सारी चर्चा में जुड़ने के लिए। और कल हम पुनर्जागरण की विस्तृत चर्चा करेंगे और पुनर्जागरण के बाद अगला जो दौर आया जिसको हम प्रबोधन के नाम से जानते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और कौन थे इसके प्रमुख विचारक और दार्शनिक और किस तरीके से यूरोप में एक नया रेवोल्यूशन आया। आज की चर्चा में मेरा मन तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी 400 लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरा मन नहीं हो रहा है चर्चा को समाप्त करने का। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, ये एक आरंभिक सत्र है जिसमें हम केवल एक आउटलुक, एक ओवरव्यू पर चर्चा करेंगे और ताकि आपको पता चल जाए, कहानी समझ में आ जाए कि विश्व इतिहास में ये सब हुआ था और सिस्टमेटिक तरीके से आगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। एक बार अगर हमें उसका प्रीफेस पता चल जाता है, उसकी की मालूम पड़ जाती है, तो आगे का हमारा रास्ता स्पष्ट हो जाता है कि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को विराम देते हैं। आप सब लोग जुड़े, अपना समय दिया और मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है कि 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है, 12वीं क्लास की पतली सी बुक है। 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री की, जिसमें विश्व इतिहास दिया हुआ है। उस बुक्स में से थोड़ा सा आप पढ़ते रहिए तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती रहेंगी, बहुत सारी नॉलेज आपके काम आएगी। और देखिए, हमें नॉलेज इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमारे काम आएगी। हो सकता है हमारे कोई छोटा भाई हो, हमारे कोई परिवार में भतीजा हो, हमारा खुद का बच्चा हो, हमारे कोई रिश्तेदारी का बच्चा हो, कभी अगर वो बच्चा हमसे चर्चा कर सके तो क्या हमें कोई ऐसी नॉलेज है जो हम उसको दे सकें, जो उसके फ्यूचर में काम आए। देखिए, व्यक्ति की पहचान इसी बात से होती है कि क्या वो लोगों के लिए कुछ दे सकता है। और सबसे आसान चीज है देने के लिए नॉलेज। और नॉलेज हम तभी दे सकते हैं जब पहले हमें खुद नॉलेज मिले, यानी खुद अगर हम ज्ञान हासिल कर लेंगे तो सबसे आसानी से जिसे हम दे सकते हैं लोगों को वो नॉलेज है। पैसे देना कठिन है, समय देना कठिन है, लेकिन हम बहुत आसानी से लोगों को नॉलेज शेयर कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग प्रयास करिए कि आप लोग एनसीईआरटी लेवल की बुक्स या 6ठी 7वीं स्तर की जो बुक्स हैं उनको पढ़िए और उसके आधार पर अपना नॉलेज एनरिच करिए और उस नॉलेज को छोटे बच्चों के साथ साझा करिए, ताकि उन बच्चों को आगे फ्यूचर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, आगे जो कभी उन्हें आवश्यकता हो, तो हम थोड़ी सी भी उनकी मदद कर पाएं। चलिए, आज की चर्चा को हम लोग विराम देते हैं। पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। पढ़ते रहिए। हम लोग पुनर्जागरण की ओर और बल्कि प्रबोधन की ओर लौटेंगे, ज्ञान की ओर लौटेंगे और एक ज्ञानवान समाज के